हेलो एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए सेशन के साथ आए हैं और हमारा आज का सेशन है खोरठा भाषा के उद्भव और विकास। इससे पहले हमने खोरठा भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूप और खोरठा भाषा के अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे उसके छंद और उनके विभेदी रूप या खोरठा भाषा के कौन कौन से प्रारूप रहे हैं। आज हम उनके उद्भव विकास के बारे में जो अलग अलग विद्वानों का मत है इसे लेकर आए हैं। कुछ अभ्यर्थियों की मांग रही है कि सर इस सेशन से बहुत सारे प्रश्न रहे हैं और इन प्रश्नों को कैसे पूरा किया जाए, और इन प्रश्नों की जो प्रकृति है उसके आधार को भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन खोरठा भाषा के उद्भव और विकास से कैसे कैसे रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना देर किए हुए। तो आप जान रहे हैं कि खोरठा भाषा के उद्भव और विकास के लिए अलग अलग विद्वानों के मत रहे हैं, और उन विद्वानों के मत है यहाँ के विभिन्नता और क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग मतों के आधार पर विकसित हुए हैं, और उनमें जो क्षेत्रीयता का आधार देखा गया है उनकी स्थानीय विरूपता के आधार पर विकसित हुई हैं। और ये अगर हम देखा जाए, जैसे कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खोरठा भाषा के उद्भव के लतायरे मुख्य मत है। इसका मतलब ये हुआ कि खोरठा भाषा के विकास के लिए कुछ मुख्य मत रहे हैं, जिसमें पहला है अनार्य भाषा परिवार। ठीक है, अब ये अनार्य भाषा परिवार जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ाई कर रखा है कि अनार्य भाषा परिवार कौन है, मगही भाषा परिवार कौन है और आर्य भाषा परिवार कौन है। अगर आप इससे पहले का सेशन आप अगर कवर किए हों तो वहाँ पर हमने पूरी क्लियर तरीके से बताने का प्रयास किया है कि ये आर्य भाषा परिवार के कौन कौन से हिस्से हैं, अनार्य भाषा परिवार के कौन कौन से जो है अलग अलग भाषा परिवार रहे हैं। और तीसरा सेशन भी हमने कवर किया है जिसमें हमने ये बताया है कि मगही भाषा परिवार के कौन कौन से सदस्य रहे हैं। अभ्यर्थी इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रख लें। जो पुराना सेशन में हमने जैसे जिलावार करके कवर किया था कि खोरठा भाषा के क्षेत्रीय विविधित रूप में कौन कौन से भाषा परिवार में कौन कौन से जो है क्षेत्रीय स्वरूपों की जो है चर्चा की गई है, उनका शब्द विलोकन हुआ है और उनके प्रभाव देखने को मिले हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देख लें तो झारखंड के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा क्षेत्र जिलों के बारे में चर्चा करें, जहाँ पर अंगिका और मैथिली भाषा परिवार का विकास हुआ है, जिनमें जो है पाली का प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में देख लें तो मगही भाषा प्रभाव खोरठा भाषा क्षेत्र पर देखने को मिला है। वहीं हम मध्यवर्ती झारखंड के ज़िले की बात करें या मध्य झारखंड की बात करें, जैसे हजारीबाग, रामगढ़, इन सभी जिले क्षेत्रों में जो है दूसरे खोरठा भाषा के प्रभाव जिसमें कुड़ुक भाषा परिवार भी देखने को मिला है। तो इन सभी के अलग अलग क्षेत्रीय विभेदित रूप, चाहे सदानी हो या गैर सदानी हो, उन शब्द विच्छेदों के आधार पर अलग अलग विकसित हुए और कालांतर में ये भाषा विकसित रूप में बनी गई। तो इन भाषाओं के जो स्वरूप कालांतर में अलग अलग विकसित हुई और उनके अलग अलग विद्वानों ने उसी के आधार पर अपने अपने मत रखे हैं, और उन्हीं मतों से आपसे क्वेश्चन लगातार आता रहा है। तो चलिए हम लोग अधिक समय ना लेते हुए उन्हीं मतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीन मुख्य मत है, आप याद रखेंगे, जिसके आधार पर खोरठा भाषा का विकास हुआ है। पहला मत आपसे जाने तो आपको जानना है कि आर्य या तो अनार्य भाषा परिवार से होगा वो मत, या मगही भाषा परिवार से होगा, या फिर आर्य भाषा परिवार से। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आर्य भाषा जो है खोरठा भाषा का विकास या तो अनार्य भाषा परिवार से होगा, या मगही से होगा, या आर्य भाषा परिवार से होगा। यही तीनों में से अलग अलग विद्वानों के मत रहेंगे। कुछ विद्वान आर्य भाषा को समर्थन देंगे, कुछ विद्वान जो है मगही भाषा के आधार पर अपना समर्थन देंगे, कुछ विद्वान जो है अनार्य के साथ साथ अन्य तीसरा जो है भाषा हमारा उसके आधार पर अलग अलग मत देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के आधार पर हमें अलग अलग सेशन से देखी जानी है। ठीक है, कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बात रखी है कि सर एक बार और रिपीट करें। चलिए ठीक है, आपको इस बात को अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए कि खोरठा भाषा के उद्भव और विकास के लिए तीन मुख्य मत आधार बनेंगे। या तो आर्य भाषा के आधार पर मत बनेंगे, अनार्य भाषा के आधार पर मत बनेंगे, या फिर आपका मगही भाषा आधार पर मत बनेंगे, और अलग अलग विद्वान इसमें सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उन्हीं विद्वानों को देखने का प्रयास करेंगे।
पहला हमारे सामने सेशन में है ए.के. झा जी। ठीक है, ए.के. झा जी। ए.के. झा जी जो हैं, अजीत कुमार झा जी, इनके अनुसार आपको सिर्फ पॉइंट यहाँ रखना है कि प्रकृति, इनका मानना है कि प्रकृति आधारित जितने सारे ध्वनियाँ जो है विकसित होती हैं हमारे आसपास में, चाहे जंगलों की जो है प्रतिकृति हो, पहाड़ों की गतिविधि हैं, वर्षा स्वरूप की गतिविधि हैं, आई मीन वातावरण में जो नेचुरली रूप से घटित हो रही हैं और उसके द्वारा जो विकसित ध्वनियाँ होती हैं, साथ साथ में सहजीवी, उसके साथ साथ वातावरण में समाहित जीव जंतु या वनस्पतियों के द्वारा भी जो आपसी प्रक्रिया के दौरान या परस्पर क्रियाओं के दौरान जिन भाषाओं का या ध्वनियों का जन्म होता है, वही स्वरूप जो है एकांकिक एक जगह पे भाषा का स्वरूप बनता है। चलिए उसी की भाषा को हम देखते हैं। कहते हैं ये कि प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के कारण बहुत ही ध्वनियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जैसे बादल के गरजने से गड़गड़, हवा के चलने से सरसर, पत्ते के डोलने से जो है फड़फड़, पानी के बरसने से झरझर, उसी तरह से पत्थर के कड़कने से जो है ढुलकने से हड़हड़। इसके अतिरिक्त जो है पशु पक्षियाँ, इसके अतिरिक्त जो है पशु पक्षियों के बोलने से उत्पन्न ध्वनियों के नकल से साथ साथ इन्हीं के कारण से क्या बनी, आदिम भाषा। ये सबसे पुरानी भाषा माना जाता है, आदिम भाषा बनी। ये आदिम भाषा कौन है? प्रारंभ मानवों के द्वारा विकसित ध्वनि या जिस स्वरूप में उनके आवाज़ का अनुसरण करते थे, जिसके आधार पर उन्हें विभिन्न प्रक्रियाएं करनी होती थी या आपसी परस्पर अभिक्रिया करते थे, उसे क्या कहा गया? आदिम भाषा कही गई। कहता है कि प्रकृति में व्याप्त ध्वनियों के अनुकरण, जो ध्वनियाँ विकसित हो रही है परस्पर वातावरण में, उनमें व्याप्त अनुकरण से बनने के कारण इसे प्राकृत कहा गया। ठीक है, कहता है कि प्राकृति या फिर प्रकृति में ये जो भाषाएं बनी, ये प्रकृति या प्राक भाषा कहलाई। बाद में इसी के जो है क्या हो गया, प्राकृत या आदिम भाषा बनी। किसी एक के भेद का अनुसरण करते हुए बाद में से संगठित रूप में संस्कृत भाषा का उद्भव होता है। ये किनका मानना है? ए.के. झा जी। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि ए.के. झा जी, इन्होंने ए.के. झा जी हैं जिनके आधार पर यह मत रहा है कि ये खोरठा भाषा के उद्भव कैसे हुआ है, प्राकृतिक गतिविधियाँ या उनके द्वारा जो ध्वनियाँ विकसित हुई, जिनके कारण से इनका भाषा का विकास हुआ है। यही भाषाएं आगे जाकर क्या हो गई, संगठित रूप में एकांकी एक स्वर क्या बनी, संस्कृत भाषा बनी। चलिए नेक्स्ट विद्वान के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरे हमारा जो है वो है आला जी। आला जी का कोई नया मत नहीं है। आला जी ने भी क्या किया है, प्रकृति में जो घटित घटनाएं उनके आधार पर जो ध्वनि विकसित होती हैं, उन्हीं के आधार पर इनका विकास माना है और उन्हीं के अनुकरण करते हुए खोरठा भाषा को विकसित या व्याकुमित माना जाता है। ये यानी कि ये भी एक तरह से जो है ए.के. झा जी का ही समर्थन कर रहे हैं आला जी। हालांकि इनका कहना है कि खोरठा भाषा क्या है, गहीन, मतलब थोड़े गंभीर भाषा के रूप में उन्होंने जाना, एक ऐसी संपर्क भाषा जो आम लोगों तक जो है वहाँ के विभिन्न गतिविधि में अधिक भारित हो रही है या पोषित होती रही हैं। ये मानना किनका है? आला जी का है। तीसरा विद्वान के देखते हैं डॉक्टर बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार ने ए.के. झा जी का पूरी तरह से समर्थन किया है। ठीक है, और इन्होंने उसके समर्थन के अलावे जो है इन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि जो प्रकृति में जितने सारे घटनाएं होती हैं या फिर उनके आधार पर जितनी सारी ध्वनियों का जो है विकास होता है और इन्हीं ध्वनियों के आधार पर जो विकसित आदिम भाषा रही, बाद में जो प्राक भाषा बनी, बाद में प्राकृतिक भाषा बनी और वही एकांकी स्वरूप में संस्कृत में कन्वर्ट हुई, बाद में कालांतर में अपभ्रंशित होकर खोरठा भाषा के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये उनका भी सेम मानना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चौथे जो विद्वान हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इनके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं कि गजाधर
जो है महतो प्रभाकर जी क्या कहते हैं, तो इनका मत है कि खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मागधी अपभ्रंश, ठीक है, याद रखेंगे। इनका मत है कि खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये गजाधर महतो के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पर क्वेश्चन में था कि किस विद्वान के मत के अनुसार खोटा भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश में माना जाता है, तो आंसर होगा अब डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट 5वां है नरेश नीलकमल जी। ये भी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानते हैं। इनका भी मानना है कि जो है खोटा भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अन्य विद्वानों को भी अंतिम में देखने का प्रयास करेंगे, कुछ 1-2 विद्वान जिनकी भी अपनी अपनी राय रही है। इससे पूर्व हम आगे सेशन पे चर्चा करते हैं कुछ खोटा भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित अन्य तथ्य। ठीक है, देखिए खोटा संपर्क भाषा के रूप में, खोटा संपर्क भाषा रूप में अपने समेत सदानी भाषाएं, जितनी सारी अन्य सदानी भाषाएं हैं, आप सभी को पता है कि खोटा समेत अन्य भी झारखंड में सदानी भाषाएं हैं। जैसे उदाहरण में देख लें तो नागपुरी है, ठीक है, दूसरा है पंचपरगनिया है, आप जान रहे हैं। तो इन सभी भाषाओं में जो है अलग अलग अपने जनजातीय भाषाओं से मेल खाते रहे हैं, और यही कारण है विभिन्न समुदायों के बीच ये क्या बने हैं, संपर्क भाषा का जो है आधार बने हैं या काम करती रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है खोटा क्षेत्र में खोटा भाषा मुख्य रूप से संथाल जनजाति के बीच या संताल जनजाति के बीच संपर्क भाषा का काम करती रही हैं, और इनमें कई जनजातियां प्रभावित हुई हैं। और इन जनजातियों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां हैं जो संपर्क भाषा के रूप में खोटा भाषा को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। तो झारखंड की कई सारी जनजातियां जो खोटा भाषी क्षेत्र में निवासित हैं, ये खोटा भाषा को स्वतः ही स्वीकार करती हैं, और कुछ इस तरह से स्वीकार करती हैं कि सेल्फ अपना भी पहचान या अपनी भाषाएं उनकी जो है लगभग पतन सी हो गई हैं, और खोटा भाषा संपर्क में उनका मुख्य आधार रह गया है। तो ये भाषाएं कौन कौन सी है वो देखने का प्रयास करते हैं। कहता है संताल जनजाति के बीच संपर्क भाषा का काम करती रही हैं शेष जनजाति, जैसे मुंडा, उरांव, करमाली या कुरमाली। ठीक है, नेक्स्ट है लोहरा या लुगड़ा, बेदिया आदि अपनी मातृभाषाएं भूल गई हैं। मैंने कहा था ये अपनी जो इनकी भाषाएं हैं वे भी भूल गए हैं, और उनके जगह पर इन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया है, खोटा भाषा के अपभ्रंश को अडॉप्ट कर लिया है, और खोटा भाषा के मातृभाषा के रूप में इन्होंने भी क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। ये आपके लिए यहाँ से यहाँ तक बहुत आवश्यक हो जाता है आपको याद करना कि झारखंड की वह कौन कौन सी जनजाति हैं जिन्होंने खोटा भाषा को, अपने मूल भाषा को भूलकर मातृभाषा के रूप में जो है स्वीकार कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो कौन कौन सी है विद्यार्थी, याद रखेंगे, मुंडा 1, उरांव 2, करमाली 3, बेदिया है और लोहरा। ये 5 झारखंड की वो जनजाति हैं जो अपनी मूल भाषा के अलावे खोटा भाषा को ही अपना मूल भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे सेशन में चलते हैं, ये आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब खोटा भाषा और पाली, हमने प्रारंभ क्लास होते ही आपसे कहा था कि जो है पाली भाषा के भी प्रभाव झारखंड में देखने को मिलता है, और यह पाली भाषा के प्रभावित वही स्वरूप हैं जिसमें मगही के साथ साथ मैथिली और अंगिका भी प्रभावित रही हैं। तो झारखंड के उत्तर और उत्तरी पूर्वी इलाके, झारखंड के वैसे जिले जो बिहार से सटे हुए हैं, उन क्षेत्रों में पाली भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि खोटा के साथ साथ पाली भाषा की जो इंटर रिलेशनशिप है या अंतर संबंध है वो किस प्रकार से प्रभावी रही हैं। तो खोटा भाषा जिसे साड़ा, ये याद रखेंगे, है ना, पाली भाषा में, और पाली भाषा में ध्वनिगत समानता मानी जाती है। पाली की जो है तरह ह्रस्व स्वर, जिसमें
ई और ऊ का जो है प्रयोग अधिक किया जाता है या पाए जाते हैं। अब ये दोनों अलग अलग हैं, कहीं पर ई है कहीं पर ऊ है। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि मगही का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है अधिक, वैसे शब्द वैसे क्षेत्र जहाँ पर मगही का अधिक प्रयोग हो रहा है वहाँ ऊ का इस्तेमाल अधिक होता है, जबकि पाली के ही दूसरे शब्द जिसमें मैथिली और अंगिका का अधिक प्रयोग हो रहा है वहाँ पर ई का शब्द का इस्तेमाल होता है। आपको नोट रखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है खोटा आकार बहुला के भाषा है। जैसे अगर हम देखें इसका आकार बहुला के आधार पर, तो जैसे खैबा, ठीक है, जैबा, पढ़बा, लिखबा, ये सब जो है पाली और अंगिका की भी जो है समर्थित या संबंधित भाषाएं खोटा के प्रभावित वाली रही हैं। जबकि अपभ्रंश में अगर हम देखने का प्रयास करें तो वो अपभ्रंश में मगही स्वरूप देखने को मिलेगा। और मगही स्वरूप में हमने कहा था इसमें उकार बहुला की भाषा हो जाती है। यहाँ पर आकार की थी, यहाँ पर कौन सी होगी? उकार की, यानी ऊ शब्द का अधिक इस्तेमाल होगा। जैसे कहेंगे हम तो खैबू, जैबू या पढ़बू, लिखबू, सुतबू, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण जो भी क्रिया के साथ होगा, जो भी उसमें क्रिया लगेगी या जो भी क्रिया, हम सभी जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, कोई भी कार्य करने की जो स्थिति जो है क्रिया कहला रही है। तो अगर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें अगर अपभ्रंश के साथ साथ मगही का स्वरूप देखने को मिले तो उसमें उकार बहुला लगता है और उसमें सभी में ऊ की मात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो चीज़ें, एक आकार बहुला होगा तो उसमें ई का इस्तेमाल होगा, और जिसमें आकार बहुला ना होकर उकार बहुला होगा उसमें ऊ की मात्रा होगी। आकार बहुला होगा तो डेफिनेटली पाली भाषा के जैसे मैथिली और अंगिका जैसे शब्द प्रभावित होंगे या उन भाषाओं के शब्द प्रभावित होंगे, जबकि मगही अपभ्रंश वाला क्षेत्र में क्या होंगे? ऊ शब्द अधिक प्रभावित होंगे। ये आपको सेल्फ याद रखना है। आके आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में देखें जाके, वहाँ मिल जाएगा कि निम्न में से कौन जो है ऊ आकार बहुला के शब्द हैं जहाँ पर मगही भाषा से प्रभावित रहे हैं, और कौन से हैं जो है पाली भाषा के वैसे शब्द प्रभावित रहे हैं जहाँ आकार बहुला रहा है। तो आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, हम बाकी क्वेश्चन में वर्क करेंगे छात्र। चलते हैं हम आगे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अन्यथा मंगलम द करियर गुरु, वहाँ से जाके आप PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो तो कमेंट करें, जो भी दिक्कत हो, जो सुझाव देनी हो। हमने बार बार रिपीट किया विद्यार्थी कि यह जो क्लासेस है पूरी तरह SSC के आधारित सिलेबस पर है। उन्हीं के सिलेबस को ध्यान में रखकर ये पूरी तरह से क्लास बनाई गई है। इसे दूसरे एग्ज़ाम से इसको जो है कोरिलेट करने का प्रयास ना करें। ठीक है, क्योंकि हम संस्थानों के द्वारा हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो हमारी नई सिलेबस आई है, सिलेबस से बाहर किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े या अधिक भार ना हो। उसी के आधार पर छोटे सिलेबस जो है विकसित आधार हुआ है, और उसी सिलेबस के आधार पर हम उतना ही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जितना आपका एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अतिरिक्त जो है इन्फॉर्मेशन के लिए आप अधिक संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जितना आपका सिलेबस में है आपको उतनी कवर कराई जा रही। ठीक है, इससे अधिक भी आपको फ़ायदा नहीं है और कम भी फ़ायदा नहीं है। ये आपको तुलनात्मक नहीं करना है, आपको अधिक और अच्छे तरीके से समझना है कि सर कितना पढ़ाई करा रहे हैं। तो आप पुनः सिलेबस पलटें, सिलेबस को देखें कि कितना हमारा सिलेबस में कहा गया है और सिलेबस के आधार पर क्या सही चल रहा है या नहीं, आपको सेल्फ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे सेशन पे चलते हैं। कहता है खोटा में आदर बोध कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदर शुद्ध जो है बोध कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्रिया में कुछ आकार जोड़ते हैं, और जो आकार जोड़कर उन जो क्रिया है उनके शब्द रूप को हम भारित स्वरूप में या आदर सूचक बना देते हैं। जैसे हमने उधर खैबूर जैबू कर रहा था, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या कर रखा है? खैबा, पढ़बा, लिखबा, कहीं जाना है तो जैबा। ठीक है, चाहे आप खैभा, भावी शब्द का इस्तेमाल होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में, चायभा, चाबा, देखभा, देखभे, ये महाप्राण वैसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है जो अति आवश्यक और निजी है, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। कहता है खोरठा के मध्य स्वरागम की प्रकृति। ये स्वरागम की प्रवृत्ति क्या होती है? कहता है कि खोरठा समेत झारखंड की जो सभी सदानी भाषाएं हैं, खोरठा समेत झारखंड की सभी सदानी भाषाएं, इसके पीछे सेशन में हमने पढ़ाया है कि झारखंड की सदानी भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। चाहे वो पंचपरगनीय की बात हो, नागपुरी की बात हो, हमने ये पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके कंप्लीट कर लेंगे। तो कहता है सभी सदानी भाषाओं के शब्दों के मध्य, यहाँ पर शब्दों के मध्य है स्वरागम की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब एक साथ वैसे दूसरे शब्दों का भी जोड़ या युग्म लिया जाता है जिनके अर्थ लगभग समानांतर हों या दोनों को एक साथ ही एक ही अर्थ में समायोजित होते हैं, उसे स्वरागम की प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रकृति पाई जाती है, जैसे हम उदाहरण में दे सकते हैं चल चई, मतलब चलो चलते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों की लगभग स्थिति एक सी है, हालांकि हम उसको त्वरित चलाने का प्रयास करते हैं या उसको असिस्टेंट करते हैं, इसको हम कह सकते हैं। गल गईल, ठीक है, कर कईर या सुन सुइन, ठीक है, ये सब शब्द स्वरागम की प्रवृत्ति को दिखाते हैं, यानी एक साथ दूसरे शब्दों का समायोजन, जबकि तार्किक अर्थ एक ही आधार होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि विद्यार्थियों की मांग रही कि सर उद्भव और विकास में कई विद्वानों के मत से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहें, तो हमने क्लास के जो है प्रारंभ में ही कुछ विद्वानों के 5 महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में चर्चा किया था। उसी तरह से यहाँ पर 2-3 विद्वान और हैं, हालांकि सीरीज में आपको 5 दिखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने 2 और लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कुछ अन्य विद्वान जो विकास से उद्भव से अपने जो है योगदान दिया है, इन्होंने इनके अपने मत जो है महत्वपूर्ण रहे हैं, जो आपको याद रखना अनिवार्य है। तो कहता है खोरठा भाषा के उद्भवे के लतायरे भिनु भिनु विद्वान के जो है मत ई नियर देखल जाए पड़े। अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन देखल पड़े भाई, तो देखते हैं आके। तो पहला है श्री जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी, इनका नाम अहम है। अब इनका जो है मत रहा है कि अनार्य भाषा परिवार से खोरठा भाषा का विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है कि जो है श्री शिवनाथ प्रमाणिक जी का किधर मत है, तो मत किधर है, अनार्य भाषा परिवार से, जो कि हम पहले देख चुके हैं, या तो अनार्य भाषा परिवार, या तो मगही भाषा परिवार, या फिर आर्य भाषा परिवार। 3 में ही अलग अलग विद्वानों के मत देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको ये पहला हो गया अनार्य भाषा परिवार। दूसरा में है डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में अगर हम देख लें तो इन्होंने क्या कहा है कि अर्धमगही, और इससे पहले हमने पढ़ा था मगही के बारे में कि मगही भी विद्वान का मत रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, अर्धमगही। तो अर्धमगही भाषा के रूप में इनके जो है विचार रहे हैं कि खोरठा भाषा का विकास कैसे हुआ है, अर्धमगही भाषा परिवार से। इनका कहना है कि खोरठा आर्य भाषा के परिवार है, जेकर नामकरण अर्धमगही के भाषिक प्रक्रिया के परिणाम से है, या परिणाम है, या ओकर भाषा से परिणाम रहल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा भाषा परिवार का इन्होंने जिक्र किया है, आर्य भाषा परिवार, और कौन सा है, अर्धमगही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, डॉक्टर विनोद कुमार, जिनका संबंध किस भाषा परिवार से रहा है, उनका मानना है कि खोरठा भाषा का विकास आर्य भाषा परिवार से हुआ है, और वो भी कौन सा शब्द खंड स्वरूप से, अर्धमगही स्वरूप से। तीसरा हमारे पास है कृष्णचंद्र दास आला जी, ठीक है। ये आला जी के बारे में हमने पहले भी पढ़ाई कर रखा है, जिन्होंने प्रकृति के आधार पर खोरठा भाषा के उद्भव के बारे में जिन्होंने अपना मत रखा है। तो देख लें यहाँ प्राकृत से भेल है, इनका मत है कि खोरठा भाषा के उद्भव जो है प्राकृतिक से भेले है, यानी प्राकृत मतलब पाक भाषा, जो यहाँ की सदानियों की मूल भाषा रही है या आदिम भाषा भी मानी जाती रही है, ठीक है। और चौथा डॉक्टर BN नौहदार, जो हम पहले चर्चा कर रखे हैं, इनका भी मानना है कि अपभ्रंश से ही खोरठा का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। आपको इतना सेशन में जरूर याद रखना है ताकि आपके इस टॉपिक से प्रश्न ना छूट जाएं।
चलिए इसी खंड के साथ हम लास्ट खंड में देख लेते हैं कि झारखंड में कुछ अन्य भाषाएं और लिपियां हैं जहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। कुछ बच्चे का जो है ऑनलाइन ट्वीट आ रहा है कि उनके बारे में भी हमें चर्चा कर लें, तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी के मांग पर ये भी हमने लिपि और भाषाओं को लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे पहला अगर देख लें झारखंड में संथाली भाषा की, तो ये किन की भाषा है? मूलतः संथालों की भाषा मानी जाती है। हालांकि संथालों के साथ साथ यहाँ पर जितने सहजीवी जनजातियाँ भी निवासित होती हैं उनकी भी भाषा संथाली ही मानी जाती है। तो संथाली भाषा की जो लिपि है, कौन सी लिपि है? ओलची की। ये आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है कुड़ुक। आप सभी जान रहे हैं कुड़ुक ये किस जनजाति की भाषा है? तो उरांवों की भाषा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उरांवों की भाषा है और इसकी लिपि की है तोलोंग सिकी या तोरोंग सिपी, या ऐसे भी लिखे आपको मिलेगा। अगर ऐसे भी देखने को मिला तो आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा हो जिसमें बरांग चीती, ये भी याद रखना है। हो जनजाति है जिसकी अपनी भाषा है हो, उसकी जो लिपि है वो क्या है? बरांग चीती। उसी तरह से नेक्स्ट है कुरमाली, ये अपनी जो है जनजाति भी है कुरमाली। आप जान रहे हैं मगही से और खोटा से प्रभावित जनजाति रही हैं। ठीक है, अब ये कुरमाली जनजाति जिसकी अपनी लिपि है कुरमाली चीस, ये आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न में आया हुआ है मिलाने के लिए। और अंतिम में हमारा है खोरठा जिसकी अपनी लिपि है खोरठा लिपि, जो कौन सी है? जो है हिंदी भाषा की अपभ्रंश खरोष्ठी लिपि में आती है। अपभ्रंश या फिर मगही अपभ्रंश। मगही या अर्धमगही अपभ्रंश मानी जाती है। तो इनकी अपनी लिपि कौन है? खोरठा लिपि है और इसके लेखक माने गए हैं प्रारंभ के डॉक्टर नागेश्वर महतो। ठीक है, इतना तक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी सेशन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हम अगले सेशन में आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक नए खंड के साथ ही साथ जो हमने आज पढ़ाई किया है इसके प्रश्नों के साथ भी मिलेंगे कि क्या प्रश्नों का नेचर रहा है। जैसे हमने आज जो चर्चाएं कर रखी हैं इन टॉपिक का सभी का सेशन का जो है आपको प्रश्नों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ में भी आपको बताते हम चलेंगे अभ्यर्थी कि वे प्रश्न में आपको कैसे कवर किया जाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए पूरे मंगलम द कैरियर गुरु परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।